अच्छा, हमने लास्ट क्लास एंड करी थी डिसीजन ट्री रेग्रेसर के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास डिसीजन ट्री रेग्रेसर में हमने जैसे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन में देखी थी। और हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसकी इम्प्रोवाइजेशन हो जाए, उसमें लर्निंग हम डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास जो भी इम्प्रूवमेंट होती है, अगर एक्यूरेसी का बढ़ना होता है जो भी चीज़ें आएंगी वो नज़र आ जाएंगी। अगर नहीं बढ़ रही है इसका मतलब है वही फाइनल था, और अगर बढ़ गई है तो हमारे पास हम उसमें आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमने एक मेथड देखा था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए, वो कौन सा था? ग्रिड सर्च सीवी। यानी कि जो हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन का मेथड होता है उसी के थ्रू हमने सपोर्ट वेक्टर में देखा था। और वही चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिसीजन ट्री के लिए भी मौजूद है। अब डिसीजन ट्री में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस किस चीज़ को देख रहे होते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में। हमने डिसीजन ट्री की बात करी थी। डिसीजन ट्री में हमारे पास कुछ इस तरीके से काम था कि हमारे पास कुछ बेसिस मीन स्क्वायर्ड एरर पे ये सब डिस्कशन करी थी कि हमारे पास डिसीजन ट्री बनता है पूरा, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हमारे पास लीफ नोड्स की बात हो रही थी, हमारे पास स्प्लिटिंग क्राइटेरिया था और ये सब चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जाती है तो अब वहाँ कोई भी मेथड हो, एक होता है ग्रिड सर्च सीवी जो हम देख रहे थे अभी, और एक और होता है हमारे पास वो क्या, रैंडम सर्च सीवी या रैंडमाइज सर्च सीवी। वो जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर तुमने चला के देखा हो सपोर्ट वेक्टर में तो ये बहुत टाइम लेता है चलने में, और डिसीजन ट्री में और ज़्यादा टाइम लेगा। तो उसके लिए हमारे पास अगर हमारी कंप्यूटेशनली पावर ज़्यादा नहीं है तो हम ग्रिड सर्च सीवी को हटा के हम रैंडमाइज सर्च सीवी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो एक पैरामीटर है मैक्स डेप्थ, ये एक पैरामीटर है। उसकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर ये होती हैं कि हम इन मैक्स डेप्थ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी ट्री की डेप्थ कितनी हो सकती है। 3 हो सकती है, 5, 10, 15। तो वो अलग अलग हो सकती है या फिर नन भी हो सकती है। अब वो खुद सर्च करके देगा कि भाई नन रखना है, 15 रखना है या 10 रखना है, कुछ भी रखना है, वो सारी चीज़ें। और लिखा हुआ आगे क्या पॉइंट है, स्मॉलर वैल्यूज़ प्रिवेंट ओवर फिटिंग वाइल लार्जर वैल्यूज़ अलाउ डीपर स्प्लिट्स। यानी कि जब हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी तो वो क्या होगा, वो ओवर फिटिंग से प्रिवेंट करेगी यानी कि बचाएगी। तो मैक्स डेप्थ क्या है, अगर कम से कम होना चाहिए तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब वो कम से कम क्या होगा, वो 5 हो सकता है, 15 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब वो खुद ही सिलेक्ट करके देगा, हमें से वैल्यूज़ सही तरीके से देनी है। और नन का मतलब क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास नन का मतलब है कि भाई ट्री ग्रोस अंटिल ऑल लीव्स आर प्योर और मिन सैम्पल स्प्लिट इज रीच। यानी कि जितने भी पैरामीटर, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब क्या हों, वो उसको इस्तेमाल करेगा। यानी कि स्प्लिटिंग के लिए जो स्प्लिटिंग हमें नज़र आ रही थी इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी कि भाई इतनी डेप्थ होनी चाहिए, तो वो तो होगा। लेकिन अगर हमने नन कर दिया इसका मतलब है ये ट्री क्या है, ये बढ़ता रहेगा जब तक एट्रीब्यूट्स ख़त्म नहीं होंगे। मेरे पास 21 हैं, 22 हैं, 23 हैं, 24 हैं, वो सबको इस्तेमाल करेगा उस डिसीजन। और इससे होगा क्या, ओवरफिट हो जाएगा। यानी कि वो जो है वो नॉइजी डेटा जो है वो लर्न कर लेगा, यानी कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एल्गोरिथम। तो ये क्या है, इसलिए लिखा हुआ है पॉइंट कि भाई कम से कम हमारे पास मैक्स डेप्थ होनी चाहिए किसी भी उसमें पैरामीटर्स में। सही? अब इन सबको क्या हो गया भाई साहब? अरे भैया, ये बड़े
कर ली थी। इसमें हमारे पास मैक्स डेप्थ में एग्जाम्पल है, इस तरीके से हमारे पास मैक्स डेप्थ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्ट हो सकता है कि भाई ट्री कितना ज़्यादा डेप्थ है। अब देखो जहाँ नोड्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा स्प्लिट्स होंगे, डेप्थ जितनी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है क्या होगा, हमारे पास ओवर फिटिंग हो रही है। और अगर हमारे पास नॉर्मल है, डेप्थ 2 है, 5 है, तो इसका मतलब है कम एट्रीब्यूट्स होंगे और वहाँ पर नॉर्मल काम चलता रहेगा कि भाई एक्यूरेसी जो है वो नॉर्मल रहेगी। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हमारे पास एक पार्ट ये था कि हम मैक्स डेप्थ को कैसे कर रहे हैं इस्तेमाल, और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो आता है वो क्या आता है, मिन सैम्पल्स स्प्लिट। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि भाई सैम्पल्स कितने स्प्लिट होने चाहिए, नोड्स कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ सैम्पल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ नोड, यानी कि यहाँ पर भी तुम्हारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सैम्पल्स क्या होने चाहिए स्प्लिट करने के लिए नोड को रहने चाहिए। और वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 2, 5, 10, 20। अब उसको सिलेक्ट करने को दोगे और वो ग्रिड सर्च सीवी वो तुम्हें रिटर्न करेगा कि भाई कौन सा बेस्ट पैरामीटर है, आएगा 5 है, 10 है, 2 है, सही। तो यहाँ पर क्या है, हायर वैल्यूज प्रिवेंट डीप स्प्लिट्स एंड ओवर फिटिंग। अब यहाँ उल्टा है, मिन सैम्पल्स स्प्लिट में ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो वो क्या होगा तुम्हारे पास, वो डीप स्प्लिट को और ओवर फिटिंग को ख़त्म करती है। तो ये रिवर्स है, उसका उल्टा पार्ट है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 2 है, इसका मतलब है लो है, तो ये ओवर फिटिंग बढ़ाएगी, सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, सैम्पल स्प्लिट जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो सैम्पल स्प्लिट में हमारे पास ज़्यादा होगा एडवांटेज के, अगर ज़्यादा हमारे पास होती हैं। तो देखो अगर यहाँ देखें 2 में जर्नलाइजेशन नहीं हो पाएगी। जर्नलाइज का मतलब क्या होता है, गुड मॉडल। अगर इसका सिंपल सा मतलब है गुड मॉडल, क्या बेस्ट मॉडल हो तो वो प्रेडिक्ट सही कर रहा हो, तो वो क्या हो सकती है जब हमारे पास ज़्यादा हो, मीन सैम्पल स्प्लिट ज़्यादा हो। और सैम्पल स्प्लिट का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है, नोड तो बन रहे हैं, उसके चिल्ड्रंस जो हैं वो स्प्लिट होके निकल रहे हैं। तो वो चिल्ड्रंस की बात हो रही है कि कितने चिल्ड्रंस बनने चाहिए एक नोड से दूसरे नोड में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो वो सब हमारे पास क्या है, वो सब हमारे पास मिन सैम्पल स्प्लिट में आता है, सही। तो ये चीज़ हमारे पास कंटिन्यूटी में इस तरीके से चल रही है। और फिर मिन सैम्पल्स लीव, यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या है, हायर वैल्यूज स्मूथ आउट प्रेडिक्शंस एंड रिड्यूस ओवर फिटिंग, यानी कि यहाँ पर भी हायर वैल्यू है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास हायर वैल्यू होगी तो वो ओवर फिटिंग को कम करेगा, सही। तो मिन सैम्पल स्प्लिट, हमारे पास मैक्स डेप्थ, मिन सैम्पल्स लीव्स, तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हो रही हैं, इसमें चलती हुई आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास मिन सैम्पल्स लीव ये रहा, ये है, यहाँ पर 8 है, इस तरीके से। तो जब सबसे ज़्यादा लीव्स होंगी तो वो क्या होगा, इसका मतलब है बेटर जर्नलाइजेशन हो रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स डिसीजन ट्री का पार्ट हैं। डिसीजन ट्री में तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें इस तरीके से मेंटेन हो रही होती हैं। और फिर उसके बाद मैक्स फीचर्स, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई नंबर ऑफ़ फीचर्स टू कंसिडर व्हेन स्प्लिटिंग अ नोड, यानी कितने फीचर्स को सिलेक्ट करना है कि भाई कितने होने चाहिए, कहाँ तक जाने चाहिए। तो वो कैसे सिलेक्शन होती है, वो इस तरीके से होती है, स्क्वायर रूट लेके, ऑटो, लॉग टू और नन। नन जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पर इसका मतलब है कि भाई यूजेस ऑल फीचर्स, जो अभी ऊपर बात करके आए थे मैक्स डेप्थ में। और एस क्यू आर टी लॉग टू से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये काउंट कर लेगा कि भाई कितने फीचर्स आने चाहिए। अगर 20 हैं तो 20 इस्तेमाल होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो वो इस पर डिपेंड करता है कि क्या सिलेक्ट करके देता है तुम्हें, क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया की बात क्या करी थी कि जब से ऊपर कौन सा फीचर होता है जिसका मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो सबसे कम होता है, यानी कि टॉप पे उसको रखेगा, तो वही क्राइटेरिया है। मतलब आपको एब्सोल्यूट एरर कंसिडर करना है या स्क्वायर्ड एरर, ये दोनों एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एब्सोल्यूट एरर क्या देता है, एग्जैक्ट डिफरेंस बताता है, यानी कि जितना एरर आ रहा होता है उतना ही बताएगा। स्क्वायर्ड क्या है, जाहिर सी बात है वो स्क्वायर्ड में मेंशन कर रहा होता है और अलग नंबर होता है, वो नंबर इंडिकेशन है कि कम होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा हो। एब्सोल्यूट में क्या है, एब्सोल्यूट में ये मतलब है कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंस बताएगा जितना एरर आ रहा है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के दरमियान, क्लियर। तो क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करके बता देगा कि आया कि आपको एब्सोल्यूट पे करना चाहिए
मैक्स डेप्थ को तोड़ना या फिर स्क्वायर्ड एरर पे करना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। इस तरीके से तुम्हारे पास सारे पैरामीटर्स चल रहे होते हैं। और क्रॉस वैलिडेशन की जब बात आती है, सीवी की बात आती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितनी दफ़ा क्रॉस वैलिडेट करेगा। क्रॉस वैलिडेशन हमारे पास क्या होगी, तो यहाँ पर देखो, अगर हम सीवी में 2 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 फोल्ड्स। अगर मैं 2 फोल्ड्स करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 2 फोल्ड्स पे क्रॉस वैलिडेशन होगी। यानी वो क्या करेगा, वो अपने डेटा को, जो भी डेटा आ रहा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक दफ़ा एक को यूज़ करेगा, दूसरी दफ़ा दूसरे को यूज़ करेगा। यानी कि अगर मेरे पास 1000 रॉज हैं तो 500 एक दफ़ा यूज़ करी उसने ट्रेन करने के लिए और 500 दूसरी दफ़ा यूज़ करी। अगर मैं क्रॉस वैलिडेशन को 5 बढ़ा दूँ तो ये क्या प्रोसेस हो जाएगा, 5 में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक को एक दफ़ा किया, दूसरे को दूसरी दफ़ा किया, डिवाइड कर करके। तो क्रॉस वैलिडेशन का मतलब है हर सैंपल पे काम कर रहा है, हर सैंपल पे डिवाइडेडली रन कर रहा है। क्लियर? तो लर्निंग की कोशिश कर रहा है अलग अलग सैंपल्स पे, यानी कि थोड़े थोड़े सैंपल्स को बना के रख रहा है। सही? तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, यही लिखा हुआ है, द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन वन फोल्ड एंड टेस्टेड ऑन द अदर। सही? एक पे लिया, दूसरे पे टेस्ट किया। क्लियर? और देन द प्रोसेस इज रिवर्स, यानी कि एक को लिया, कंसिडर किया, दूसरे पे टेस्ट किया, फिर उल्टा किया। तो यही चीज़ तुम्हारे पास, जितना क्रॉस वैलिडेशन ज़्यादा होगा उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर? और यहाँ पर कैलकुलेशन जो तुम्हें एक नज़र आएगी वो क्या आएगी, ये लिखा हुआ नज़र आएगा 640 कैंडिडेट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी पैरामीटर्स होंगे ना, उन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी कि तुम यहाँ पर एक चीज़ देखते हुए आए हो, ऊपर हर जगह कुछ फीचर्स हैं, नंबर ऑफ़ फीचर्स पैरामीटर्स में। यहाँ वैल्यूज़ कितनी है, 4 हैं। यहाँ तुम्हारे पास कितनी वैल्यूज़ थी ऊपर, यहाँ पर भी 4 हैं। यहाँ अगर देखो यहाँ पर भी 4 हैं। और यहाँ सबसे टॉप पे आओ तो यहाँ कितनी है, 5। यही पैरामीटर्स के वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो कैंडिडेट्स बन जाएंगे। यानी कि हर कॉम्बिनेशन को चेक करेगा वो। कैसे? कि पहले 3 को उठाया, यहाँ से 3 को उठाया, यहाँ से उसने किसको उठाया, 2 को उठाया, और यहाँ से क्या उठाया उसने, 1 को उठाया। तो एक एक कॉम्बिनेशन बना के देखेगा कि मैं मैक्स डेप इतना लेता हूँ, मैं मिन सैम्पल्स इतना लेता हूँ। इसलिए ज़्यादा टाइम लेगा डिसीजन ट्री में, सब चीज़ों में, क्योंकि वो हर कॉम्बिनेशन बना के देखेगा। अब उसने 1 ले लिया, यहाँ पर 2 लेगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पिछली वाली चीज़ ख़त्म हो गई, तो 2 को 2 के साथ भी चेक करेगा। सही? तो हर कॉम्बिनेशन पे हमें एग्जैक्टली नंबर पता चल जाएगा कि वो आया कि कितनी दफ़ा टेस्ट कर रहा है, तो वो नंबर लिखा हुआ है। अगर मेरे 2 फोल्ड्स होते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 640, यानी कि मेरे 1280 फिट्स होंगे। यानी कि एल्गोरिथम जो है वो 1280 फिटिंग करेगा, यानी कि इतनी दफ़ा लर्न करेगा हर पैरामीटर के हिसाब से, जब जाके उसको एक पैरामीटर मिलेगा कि यार इस पे एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है। हर किसी की एक्यूरेसी होगी, तो इसलिए इतना करने के बाद तो कॉन्फिडेंट ही होगा बंदा कि मैंने सारी चीज़ें टेस्ट करी हैं, हर चीज़ अप्लाई करके देख ली। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे पता चल जाएगा कि नहीं आ सकती या फिर हो सकती है बेस्ट। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास क्या हो रही होती हैं, ये सब सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और उसके बाद 2 चीज़ें और हैं। वर्बोज होता है लिखा हुआ एक, वो क्या होता है, वर्बोज का मतलब है कि हर आइट्रेशन पे मुझे रिज़ल्ट पता चल रहा हो, मैं रन कर रहा हूँ और मुझे नीचे आउटपुट आ रहा हो कि अब ये चलाया इसने, अब ये चलाया इसने। तो उसके कुछ नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। अगर 2 लिखा है तो वो मुझे क्या देगा, ईच आइट्रेशन की अपडेट देगा। अगर मैंने 0 लिख दिया तो कुछ नहीं नज़र आएगा मुझे आउटपुट में। अगर मैंने 4 लिख लिया तो वो और ज़्यादा डिटेल्स प्रिंट करने लगे। यानी कि इसका एल्गोरिथम से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रिंटिंग से लेना देना है। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास चल रही होती हैं। यहाँ पर भी डिटेल मेंशन है, यही चीज़ लिखी हुई है कि डिटेल्स कितनी आएगी। एन जॉब्स का मतलब क्या है, अगर हम -1 देते हैं तो -1 का मतलब है कि मैं चलाने के लिए हर CPU के कोर्स को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जितने मेरे CPU के कोर्स हैं, ताकि रनिंग कंप्यूटेशनल पावर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अगर मैं 1 कर दूंगा तो इसका मतलब है स्लो हो जाएगी, मैं सिर्फ कंप्यूटर के एक हिस्से को, PC के एक हिस्से को इस्तेमाल करता हूँ चलाने की। सही? तो ये नंबर ऑफ़ जॉब्स का मतलब
ये होता है। अब ये इसलिए यहाँ पर समझाने का मकसद है, आगे भी यही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो मैं टू फोल्ड्स भी समझ में आ जाएगा, वहाँ तो मैं सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो इसको एक ही दफ़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से हो रही होती हैं। सही, अब उसमें किस तरीके से चलाना है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे होगी, तो एक दफ़ा यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं कि इससे कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अच्छा, तुमने एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा डिसीजन ट्री का, तो यहाँ से स्टार्टिंग है ग्रिड सर्च ईवी की, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ग्रिड सर्च सीवी, पैरम ग्रिड हमने पहले भी बनाया था सपोर्ट वेक्टर मशीन में, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो वहाँ थी। मैक्स डेप्थ है, मिन सैम्पल स्प्लिट, सब चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। और उसके बाद तुम्हारे पास डिसीजन ट्री रिग्रेसर, यहाँ इनिशलाइज कर रहे हो, रैंडम स्टेट समझा चुका हूँ, 42 क्यों लिखा है, हर दफ़ा एक ही रिज़ल्ट लाने के लिए। ग्रिड सर्च सीवी में हमारे पास एस्टिमेटर में क्या आएगा, जो मॉडल है, पैरम ग्रिड पास कर दिया, सीवी कितना लिखा हुआ था 2, 5 करोगे और ज़्यादा टाइम लेगा, अगर 5 करोगे वो और ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अगर प्रोजेक्ट में ट्रेन करवा रहे हो तो उसको एक दिन के लिए लगा के छोड़ दो, तो कम से कम 4-5 घंटे लेगा 5 में, ज़्यादा डेटा हुआ तो और टाइम लेगा, तो वो और ज़्यादा बेस्ट है, उसमें और ज़्यादा आउटपुट अच्छा आएगा। स्कोरिंग क्या कर दी, नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर, यानी कि स्कोरिंग काउंट कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव में कर रहे हैं, ताकि छोटा एरर हमें मिल सके, छोटे एरर की कंसिडरेशन हो सके। और ये दो चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास क्या हो रहा होता है। और देन क्या करना है, फिट करना है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, और बेस्ट पैरम्स निकालने कि हमारे पास आउटपुट में बेस्ट पैरामीटर क्या आ रहा है। क्लियर, बेस्ट पैरामीटर क्या आ रहा है, और उसी बेस्ट पैरामीटर को हम मॉडल कंसिडर कर लेंगे, यानी कि जो भी बेस्ट पैरामीटर आउटपुट आया सर्च से, वही चीज़ हमारी होगी कि भाई यही बेस्ट है, और इसी के हिसाब से हमने प्रेडिक्ट करनी है, तो वो क्या होगा, बेस्ट डी टी डॉट प्रेडिक्ट। क्लियर, तो इस तरीके से मेरे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे वर्क कर रही होंगी, इसमें बेस्ट आउटपुट मिल जाएगा तुम्हें, और देन तुम्हारे पास तुम उसकी एक्यूरेसी चेक कर लोगे कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या एक्यूरेसी आ रही है, कितना आर स्क्वायर डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर देख लो कि हमारे पास आउटपुट में 0.96, यानी कि 96%, इसका मतलब है ये लर्न कर चुका है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका है कि उसने बेस्ट सिलेक्शन करके दे दी है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और उसमें ही अगर हमारे पास, हम आगे भी मज़ीद ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग कैसे हो रही है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं हुई भी चेक। तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला काम हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक तरीका तो ये है, अगर इसमें तुम्हें फेस हो रहा हो कि यार कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ले रहा है, तो एक और तरीका होता है, वो क्या है, रैंडमाइज सर्च सीवी। ये ग्रिड सर्च सीवी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलता है, यानी कि ज़्यादा जल्दी, क्योंकि इसका काम करने का तरीका अलग है थोड़ा सा। ग्रिड सर्च सीवी जो है वो अलग तरीके से काम कर रहा था, ये जो है रैंडमाइज काम कर रहा होता है। रैंडमाइज काम करने का मतलब क्या है, यहाँ ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, 10 कैंडिडेट्स मीन्स 10 डिफरेंट डिसीजन ट्री मॉडल्स, ईच ट्रेंड विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरबैंड। यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास 10 कैंडिडेट्स लेगा, सैंपल उठाएगा, और उसके 10 डिसीजन ट्री बना देगा, और हर डिसीजन ट्री पे क्या कर लेगा, ट्रेन करके चेक कर लेगा, टेस्ट करवा देगा कि कौन सा हाइपर पैरामीटर जो है वो बेस्ट हो रहा है। यानी कि 3-2-1 SQRT उठाया और उस पर क्या कर दिया, एक डिसीजन ट्री बना दिया, और फिर दूसरा क्या किया, 5-5-2 और लॉग उठाया, उस पर एक डिसीजन ट्री बना दी। तो हर पैरामीटर्स पे डिसीजन ट्री बन रहा होगा, और उसके हिसाब से तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी। क्लियर, ये चीज़ सेम है तुम्हारी, सिर्फ मॉडल चेंज हो गया,
बाकी सारी चीज़ें जो भी तुम अभी पास कर रहे थे वो सब सेम है, सिर्फ एक चीज़ के अलावा, वो क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 10 दफ़ा करना चाहते हैं, हम 20 दफ़ा करना चाहते हैं। इसका मतलब है तुम 20 ट्री बना रहे हो, या फिर 30 दफ़ा करोगे तो 30 ट्री बना रहे हो। सही। तो ये चीज़ एक अलग यहाँ पर मेंशन हुई हुई है कि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या सैंपल बनना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी तुम्हारे पास ऐसे ही रिजल्ट आएगा, ऊपर भी ऐसे ही आएगा अगर करोगे। तो यहाँ बेस्ट पैरामीटर देखो आउटपुट दे देगा कि भाई मिन सैंपल स्प्लिट ये होना चाहिए, लीफ इतनी होनी चाहिए, मैक्स फीचर्स क्या किया, नन, इसका मतलब सब यूटिलाइज करेगा। मैक्स डेप्थ क्या कर दी, 10, और क्राइटेरिया क्या रख दिया, एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि स्क्वायर्ड एरर से ज़्यादा बेस्ट एब्सोल्यूट एरर होता है। तो उसने इसी चीज़ को कंसिडर करके यहाँ पर तुम्हें दिया। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या आ रही है, अब इससे अलग आएगी 9.4, क्योंकि इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा वैलिडेट जो आंसर देता है वो कौन देगा, ग्रिड सर्च सीवी। तो ये याद रखना कि ग्रिड सर्च सीवी अगर पहले चेक करो, अगर नहीं हो रहा तो फिर रैंडमाइज सर्च सीवी पे जाओ। सही। लेकिन इसको भी ऐसा नहीं है कि आउटपुट गलत देगा, ये भी करीब करीब इसी तरीके से तुम्हें बेस्ट पैरामीटर्स निकाल के देगा कि भाई ये बेस्ट मॉडल। क्लियर। इसको इम्प्लीमेंट कर लो, इसको रन करके चेक कर लो सारी चीज़ें, इसको चला के देख लो डिसीजन ट्री इम्प्लीमेंट हुआ है तुम लोगों के पास। सही। तो वो चीज़, क्योंकि पांडाज में उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास देखो डेटा सेट तो छोटा होगा, हम वही ये डेटा सेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ये डेटा सेट बहुत केबीज़ में, ये एमबी में भी नहीं होता, एमबी में भी 30 एमबी होता है, तो ये बिग डेटा नहीं कहलाएगा। लेकिन वो जो डिमांड करते हैं वो बिग डेटा की ही डिमांड करते हैं, तो हमें ज़बरदस्ती क्या करना पड़ता है, उसको चला के उसमें ही शो करना पड़ता है। यानी कि उसी तरीके से हम बिग डेटा को जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं कि हम पाईस्पार्क को यूज़ कर रहे हैं, टैबल्यू को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखें। तो बिग डेटा प्रोसेसिंग जो मेन पार्ट इन्होंने रखा हुआ है, तो वो इसलिए रखा हुआ है कि प्रोजेक्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन काम सेम होंगे। जैसे तुम यहाँ कर रहे हो, एल्गोरिथम को लर्न करवा रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग देखी थी, वो सब चीज़ें वहाँ पर भी हो सकती हैं। बस डिफरेंस क्या है, स्मॉल डेटा वर्सेस बिग डेटा। सही। तो हम पैरेलल क्या करेंगे, एल्गोरिथम्स को भी देखते रहेंगे, एक एक एल्गोरिथम एक एक दिन एक एक क्लास में, और उसके साथ साथ हमारे पास हडूप का भी चलता रहेगा, क्योंकि एल्गोरिथम बहुत सारे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले यहाँ पर हम हडूप को देख लेते हैं कि हमारे पास हडूप होता क्या है। सही। तो हमारे पास 2 बुक्स आई होंगी फाउंडेशन, उसमें बुक्स में नाम अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्सेज के हिसाब से फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट चीज़ों को पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क्स को डायरेक्ट एग्जैक्टली टॉपिक टू टॉपिक, कि क्या है एग्जैक्टली चीज़ें, कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, हमारा मेन जो फोकस पार्ट है वो है हडूप। हडूप जो है ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। क्लियर। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, और इसको लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, विंडोज़ पे हमारे पास ये नहीं चलता। क्लियर। लेकिन अब हमारे पास हैं पीसीज विंडोज़, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब हडूप असल में क्या है, पहले हडूप को समझ लेते हैं कि हडूप असल में कर क्या रहा है, हमारे पास क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब देखो हमारे पास हडूप क्या है, हडूप की एग्जांपल ऐसी है कि तुम्हारे पास एक लाइब्रेरी है। सही। उसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है। तो इस एग्जांपल से तुम्हें हडूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहा है वो। और हमारे पास, हमें इम्पॉसिबल है ऑर्गेनाइज करना और सर्च करना मैनुअली, हम बुक्स को सर्च नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, हमारे पास 10 नहीं है, 10 होती तो हो जाती, ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास उस पैटर्न में हमारे पास हडूप आएगा, यानी कि अगर डेटा ज़्यादा हो गया, इसी बुक्स को शिफ्ट कर दो डेटा पे, तो अगर डेटा ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए हडूप जो है वो बेस्ट फ्रेमवर्क रहेगा कि हम उसको यूज़ करें, बजाय हम नॉर्मल चीज़ों को कंसिडर करते हुए। तो हडूप क्या है, टीम ऑफ स्मार्ट लाइब्रेरियंस। अगर तुम बुक को ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हो ज़्यादा बुक्स को, तो कितने ज़्यादा लाइब्रेरियंस चाहिए होंगे, और लाइब्रेरियंस क्या हो, स्मार्ट वर्क करने वाले। क्लियर। स्मार्ट वर्क होगा तो तुम्हारे पास उनका दिमाग चलेगा, तो हमारे पास टीम ऐसी आएगी तो हम हैंडल कर सकते हैं, उसको सर्च भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं,
उसकी एग्जांपल ऐसी है कि बुक को शफल में अलग अलग टाइटल के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ उन्होंने लाइब्रेरियंस ने दिमाग लगा के रख दिया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो स्मार्टली वर्क हो जाएगा। सही। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, ईच लाइब्रेरियन हैज़ देयर ओन स्पेशल स्किल्स। तो इसको हडूप से रिलेट करते रहो कि भाई हर लाइब्रेरियन के पास अपनी अपनी स्किल्स हैं, कुछ चीज़ें डिस्क्राइब हुई हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। तो हडूप में भी ऐसे ही होता है कि डेटा को मैनेज करने के लिए सबका अपना अपना रोल प्ले होता है, सबका पार्ट होता है। क्लियर। और क्या करेंगे वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स का मतलब रखना। सही। कलेक्शन करी, ऑर्गेनाइज किया, सेट किया और उसके बाद इंडेक्सिंग कर दी कि भाई प्लेस कर दिया जिसकी जहाँ जगह थी। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हो रही होती हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हडूप के थ्रू की जाती हैं कि हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। यहाँ प्री प्रोसेसिंग नहीं लिखा हुआ, प्री प्रोसेसिंग अलग चीज़ होती है। डेटा को सही करना जो हम पांडास में कर रहे थे वो क्या थी, प्री प्रोसेसिंग थी कि डेटा को हम मेंटेन कर रहे थे। मतलब डेटा में नल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हमें उसमें देखना है कुछ चीज़ें। प्रोसेसिंग का मतलब है हैंडल करना, यानी कि मेरे पास एक डेटा आ रहा है ज़्यादा अमाउंट में, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ रखी हुई है कि भाई फास्टर हो जाएगा प्रोसेस करना और एनालाइज करना फास्टर हो जाएगा। मैं एनालाइज कर सकता हूँ यूजिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स जो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है लार्ज अमाउंट, जिसको हम बिग डेटा बोलते हैं। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हमारे पास चल रही होती हैं। तो और इसमें होता क्या है कि यहाँ सारे लाइब्रेरियंस जो हैं वो पावरफुल सिस्टम बन गए और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डेटा वर्कलोड करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। या हमारा वर्कलोड जो है वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। जिस तरीके से हमने मोंगो डीबी में देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है और एक क्या होती है, एक वर्टिकल स्केलिंग होती है। तो क्या हो जाए, अगर वर्टिकल हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा सॉरी, तो हमारे पास क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाती है प्रोसेस। अगर एक फेल हुआ तो दूसरे के पास भी डेटा मौजूद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है पैरेलल अक्रॉस टू द सिस्टम, यानी कि सब चीज़ें सब जगह सेव रहती हैं और कहीं पर भी लैकिंग होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं और से एक्सेस कर लिया जाएगा, फेलियर नहीं होगा कभी। सही। तो ये चीज़ें हमारे पास एफिशिएंट बनाती हैं सिस्टम को। और मेन चीज़ें क्या होती हैं, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे सारी कहानी चल रही होती है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और एक होता है मैप रिड्यूस। यानी कि जब भी हडूप की बात आएगी, अगर तुम बिग डेटा का डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें पहला ही सवाल ये होगा कि हडूप के दो कंपोनेंट्स बताया जाए। तो वो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है एच और एक होता है मैप रिड्यूस। फाइल सिस्टम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं कोई फाइल डालूंगा जिसमें मेरा डेटा होगा, उसको मैनेज करने के लिए एच इस्तेमाल होता है। और मैप रिड्यूस उसको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाना है, यानी कैसे मुझे रखना है डेटा को, कैसे पैरेलली चलाना है, कैसे मेंटेन करना है। वो सारा काम किसका होता है, मैप रिड्यूस का होता है। इसका क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है। एच का काम होता है स्टोरेज, कि वो स्टोरेज मेंटेन करके रखे, मेरी फाइल सही जगह से सेव रहे। अब ये देखो, ये चीज़ मैंने बता दी थी कि स्केलेबिलिटी कैसे आ सकती है, पैरेलल प्रोसेस करके। किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली स्केलिंग से। वर्टिकल क्या होती है, रिलेशनल डेटाबेसेस वाली कहानी होती है। क्लियर। जैसे एसक्यूएल में होता है माई स्केल। स्केलिंग हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कर दूं, स्टोर करके रख दूं। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, अब मैं साइज़ का नाम लूँगा तो तुम यही सोचोगे कि इतनी बड़ी तो फाइल ही नहीं होती। तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, 128 MB, यानी कि एक क्लस्टर में, अलग अलग क्लस्टर्स में 120 MB का डेटा अलग अलग स्टोर होता है। 128 MB, यानी कि वो डेटा जितना बड़ा भी हो, मेरे पास 10 GB 50 GB, उसको वो डिस्ट्रीब्यूटेड करके क्या कर देता है, 128 MB में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जगह रख लेता है, इसलिए पैरेलल है। तो हमारा डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग क्लस्टर्स में सेव होता है। यही क्या है, स्मार्टेस्ट वे है हडूप का, जो कि बनाया गया है हडूप को इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा डेटा जो है वो सही तरीके से स्टोर्ड हो जाए स्मार्टली। और ये भी तुम्हारे पास तुम्हें बता चुका हूँ, और उसका वर्ड तुम्हें एक चीज़ आ जाएगी, नया वर्ड, फॉल्ट टॉलरेंस।
फॉल्ट टॉलरेंस का उर्दू में मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फेलियर होता है तो उसमें टॉलरेंस हमारे पास नहीं होगी, हमें फ़ौरन मिल जाएगा, हमारे पास हमें आउटपुट मिल जाएगा। कहीं पर भी फेलियर हुआ, हमारे पास 2 फेल हो गए, 2 हमारे पास रहेंगे। क्लियर? तो यही सब कहानी पूरी क्या है, तो हमारे पास ये सारी जो है वो हडूप की है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है हडूप को, क्योंकि ये बहुत आराम से तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। कंपनीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं उसको बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। उसके बाद एक और वर्ड यूज़ किया जाता है इसमें, जो कि यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है हडूप इकोसिस्टम। तो हडूप अकेला कुछ नहीं है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं मौजूद। हडूप यार्न, अपाचे पिग, हाइव, स्पार्क, यानी कि इसमें समझ लो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, अलग अलग चीज़ें कंपोनेंट्स मौजूद हैं। वो कंपोनेंट्स क्या थे, वो तो नेसेसरी हैं, ये क्या है, नेसेसरी पार्ट है। जब डेटा तुम डालोगे तो ये 2 चीज़ें चलनी ही चलनी है लास्ट में, सही। ये चीज़ें क्या है, ये डेटा के हिसाब से एज पर चॉइस इस्तेमाल करने वाली है। कि मैं अपाचे पिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने कंफर्ट के लिए, अगर मुझे डेटा में क्वेरीज चलानी है तो मैं हाइव का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्वेरी कर रही है मुझे डेटा को प्रॉपर पैटर्न, क्योंकि देखो डेटा हमेशा CSV फाइल में नहीं आएगा। मेरे पास अगर कोई वर्ड की फ़ाइल है, उसमें किसी ने डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, उसमें तो ना कॉलम्स होते हैं ना रॉज होती हैं, तो मैं कैसे करूँगा उसको, मैं फिर हाइव के थ्रू उस डेटा को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लेकर आ सकता हूँ। क्लियर? तो ये चीज़ें क्या है, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट चलने वाली हैं कि मैं कभी हाइव का इस्तेमाल करूँ। अगर CSV फाइल है तो मुझे ज़रूरत नहीं है हाइव की, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट क्या कर लूँ, स्पार्क का इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें एज़ पर रिक्वायरमेंट चल रही होती हैं, तो यही चीज़ याद रखनी है, और ये नेसेसिटी है, ये चलेगी चलेगी। ये 2 कंपोनेंट्स इसलिए वो अलग लिखे हुए हैं, और ये इकोसिस्टम में, कि ये इकोसिस्टम में सारी चीज़ें हमारे पास अलग अलग काम कर रही होती हैं। क्लियर? तो ये तुम्हारा पूरा हडूप का पूरा पैटर्न है कि भाई ये चीज़ें हडूप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। और उसमें तुम्हारे पास जो एक और चीज़ आती है कि भाई तुम्हें कब करना चाहिए। अगर तुमसे कोई कंपनी में तुम एक बिग डेटा डेवलपर हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कितने साइज़ पे करना चाहिए, कितने साइज़ पे करना चाहिए। देखो स्मॉल डेटा की लिमिट्स क्या होती हैं। स्मॉल डेटा क्या हो सकता है, 10 GB तक जा सकता है, 10 GB पर भी तुम चला सकते हो। क्यों? क्योंकि स्मॉल डेटा पे तुम पांडास को यूज़ करोगे, और पांडास में क्या है, जो हमारे पास जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो सब क्या हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मेंटेन करती, उसमें सब एक साथ लेगा वो। तुमने 10 GB की फ़ाइल डाली तो वो पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्लस्टर नहीं बनाएगा, वो काम हडूप का है। क्लियर? तो वो 20 GB तक तुम जा सकते हो, लेकिन उसमें लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन रैम। अगर पांडास यूज़ कर रहे हो तो 5 से 10 GB, और नमपाई यूज़ कर रहे हो तो 20 GB, लेकिन रैम पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास क्या है, ये सब चीज़ें कि भाई कहाँ तक जा सकते हो। 100 GB प्लस क्या होना चाहिए, डिस्क स्पेस होना चाहिए। एसक्यूलाइट, स्ट्रक्चर डेटा के लिए हमारे पास एसक्यूलाइट मौजूद होता है, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, वो चीज़ें हमारे पास स्मॉल डेटाबेसेस हो सकते हैं। सही। लेकिन अगर क्या हुआ, तुम्हारा डेटा जो है तुम्हारी रैम से एक्सीड कर जाए, तो ये चांस है, ये इंडिकेशन है कि तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें हडूप को इस्तेमाल करना है। बात क्लियर है? तो एग्जैक्ट डिट्टू पॉइंट्स याद रखो कि भाई देखो 32 GB रैम है अगर तुम्हारे सिस्टम की, और तुम्हारा डेटा 40 GB से ज़्यादा है, इसका मतलब है रैम से एक्सीड कर गया, अब रैम हैंडल नहीं कर सकती, कैशे में डेटा नहीं प्रोसेस हो सकता, अब तुम्हें हडूप में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाना पड़ेगा, मैप रिड्यूस को चलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ तुम्हारे पास तुम्हारी निशानी है, इंडिकेशन है कि तुम्हें अब स्विच करना पड़ेगा हडूप पे। क्लियर? तो डेटा ज़्यादा कितना होना चाहिए, वो चीज़ पता होना चाहिए। सही। तो ये चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही होती हैं, ये सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा, चलता कैसे है इंस्टॉलेशन में, बाद में इंस्टॉलेशन पिक्चर्स रखी हुई हैं आसानी के लिए, बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो वो मैं ओवरव्यू दे दूँगा सारी चीज़ों का। सही। कि क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या रखना है, वो सब चीज़ें तुम्हें देखते हुए ही पिक्चर्स में समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और वो तुम लोगों को दे भी दूँगा। तो उसमें बहुत लंबा है सीक्वेंस, क्या क्या चीज़ें हैं,
सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तुम्हें JDK चाहिए होगी, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करने के लिए। इसमें हाईलाइटेड सब चीज़ें, सब कुछ हाईलाइट करके रख दी हैं ताकि तुम्हें ये भी पता हो कि भाई 64 इंस्टॉलर पे क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये तुम्हें सब कुछ पता है, तुम सर्च करोगे, इस चीज़ को फाइंड आउट करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे। क्लियर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉलेशन में तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि जावा में इंस्टॉल करना है सिंपल JDK में, और JDK इंस्टॉल कहाँ होता है, लोकेशन तुम्हें पता है कि जो सारी चीज़ें तुम्हारे पास यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स में लोकेशन तुम्हें यहाँ जावा के अंदर जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ चेकिंग मिल जाएगी तुम्हें। अब वो जो भी वर्जन है 11 और 17, नया वर्जन 23 पे है, लेकिन कोशिश करना 17 को इंस्टॉल करना, 11 को करना, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास, तुम्हें दिखाता भी जाऊँगा कि भाई कहाँ कहाँ मौजूद होगा। पाइथन डाउनलोड करनी है, पाइथन होनी चाहिए तुम्हारे पास सिस्टम के अंदर। सही। पाइथन को इंस्टॉल करोगे, डायरेक्ट सी में इंस्टॉल होगी, और फिर तुम यहाँ चेक कर लोगे CMD पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, भाई यहाँ पर आकर पाइथन का वर्जन अगर इंस्टॉल हो चुका है तो सक्सेसफुली तुम्हें नज़र आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर। तो ये इंस्टॉलेशन तुम्हारे पास एक हो गई JDK और एक हो गई पाइथन। और देन तुम्हारे पास जो तुम्हें इकोसिस्टम में तुम्हें एक चीज़ नज़र आई थी, अपाचे स्पार्क, वो भी चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी। और उसको कैसे रखना होता है लोकेशन वाइज, तो स्पार्क को इंस्टॉल करके यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करनी होती है, वो भी इसमें डेमोन्स्ट्रेट है कि तुम यहाँ पर क्लिक करोगे, कहाँ क्लिक करोगे, तुम्हें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है येलो हाईलाइटेड में, पैकेज कौन सा रखना है और तुम्हारे पास रिलीज़ कौन सी रखनी है। तो सेम एग्जैक्टली इसी को फॉलो करना, जो जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है इसी को एग्जैक्टली यहाँ पर करना। इंस्टॉलेशन तुम्हारे पास तुम्हें यहाँ ओपन करके दे देगा, और ये जो तुम्हें लिंक नज़र आ रहा है यहाँ से डाउनलोड करोगे। ये जो तुम्हें इस तरीके से लिंक नज़र आ रहा है, सजेस्ट कर रहा है, यहाँ से तुम्हारे पास जब डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे पास ये रैर की फ़ाइल आ जाएगी इस तरीके से, और इसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। कहाँ रखना है वो भी बताया हुआ है यहाँ पर। सी में जाके स्पार्क का फोल्डर बना के तुम क्या कर दोगे, इसको रख दोगे, जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ था यहीं ला के एक्सट्रैक्ट कर दोगे। तो रैर की फ़ाइल नज़र आ रही है तुम्हें, इसका मतलब है यहीं ला के एक्सट्रैक्ट कर दो ताकि वहाँ से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर। तो ये लोकेशन भी स्पेसिफाइड हुई हुई है कि कहाँ से क्या चीज़ किधर रखनी है, प्लेस करनी है। 3 चीज़ें हो गई हैं तुम्हारे पास। क्या हो गया, अपाचे स्पार्क हो गया, JDK हो गया, और एक और क्या था, पाइथन था। क्लियर। तो ये पूरा तुम्हारे पास इस तरीके से आ जाएगा। देन तुम्हारा क्या है, देन तुम्हारी एक और चीज़ है जो तुम्हें रखनी पड़ेगी, वो क्या है, तुम सर्च करके चले जाओगे ऐसे Hadoop 3.0.0, ये सर्च करके तुम यहाँ पर आ जाओगे। और वो कैसे सर्च करोगे यहाँ पर देख भी लेते हैं। तुम्हारे पास गिटहब की लाइब्रेरी पे यहाँ पर ले जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लिंक आ जाएगा। वेन यूटिल्स जहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा हो वहाँ तुम चले जाओ, गिटहब की लाइब्रेरी, कोई वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। यहाँ पर आओगे, तुम्हारे पास जो पिक्चर में तुम्हें नज़र आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा होगा। यहाँ से तुम्हारे पास क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारे पास देखो नीचे होगी फाइल winutils.exe। सही। उसको तुमने क्या कर लेना है, यहाँ कुछ नहीं देखना कि इसमें क्या है कोड, इसको डाउनलोड करके यहाँ से, और उसको ला के तुमने क्या करना है, यहाँ कुछ ऐसे बना के कर लेना। किस तरीके से, यहाँ तुम्हारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा तुम्हारा पार्ट कि भाई Hadoop बिन, उसके अंदर फोल्डर, और फोल्डर के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगी कहानी कि भाई फोल्डर में जाकर तुमने क्या करना है, ये रख देनी है फाइल। बिन का फोल्डर जो नज़र आ रहा है वो फाइल रख देनी है, यहाँ पर तुम्हारे पास ये फाइल आ जाएगी। इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आखिरी काम जो बचा है तुम्हारा, वो क्या बचा है कि तुम्हें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने होते हैं कि पता कैसे चलेगा सिस्टम को कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है और मुझे कैसे एक्सेस करनी है। तो जितनी चीज़ें अभी तुमने रखी हैं Hadoop और स्पार्क, वो दोनों चीज़ें तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी सिस्टम को। कैसे बतानी पड़ेंगी वो भी यहाँ पर तुम्हारे पास है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में।
तो वो कुछ इस तरीके से रखना होगा। ऐसे ही लिखोगे हडूप होम अंडरस्कोर होम, जावा होम रखोगे तो ऐसे ही रखोगे, स्पार्क होम बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। सही। तो यहाँ पर भी रिलेटेबल करने के लिए, यहाँ पर भी अगर इसको हम चेक कर लें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, तो यहाँ तुम्हारे पास तुम्हें ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि देखो हडूप होम, सी हडूप लिखा हुआ है, जावा होम ये रखा हुआ है, बता दोगे कि क्या कहाँ पर रखा हुआ है, लोकेशन जो भी है। स्पार्क होम है, एक्सट्रैक्शन हुई हुई है, वही चीज़ रखी हुई। क्लियर। और यहाँ जो तुम्हारे पास पाथ में होगा, बिन को देखो हर जगह इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिन। एक फोल्डर जो बिन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो हर जगह है। तो बिन को एक्सेस करवाने के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड क्या होता है, हम कि यहाँ दे हम, मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ बिन, लेकिन वो बेस्ट मेथड नहीं होता, उससे कभी कभार नहीं चलेगा, एक्सेस नहीं होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ दे देना, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि स्पार्क होम बिन, फिर उसके बाद हडूप होम बिन। ये तुम्हारे पास बेस्ट मेथड होता है कि तुम पाथ के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दो ले जाके। क्लियर। तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव हो जाएगी। सही। पाइथन ऑटोमेटिकली होता है, इसको भी कर लेना, ट्राई कर लेना, देख लेना, वरना वो खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेता है सारी चीज़ों को, पाई स्पार्क को। तो ये भी देखो यहाँ पर यही चीज़ है, यही पिक्चर है, यही सारी चीज़ें बता रहा है, यही मेंशन हुई हुई है। पाई स्पार्क होम मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ, यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो, जो तुम्हें उधर लोकेशन नज़र आ रही थी उसको ढूंढ कर पाई स्पार्क को भी लोकेशन आइडेंटिफाई करवा सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यहाँ तुमने वेरीफाई करना है कि स्पार्क रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कैसे करोगे, वो सी पे जाके तुम्हारे पास CMD में स्पार्क शेल लिख के तुम्हारे पास तुम्हें पता चल जाएगा वो जो तुमने सी में रखा है वो एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो तुम कुछ इस तरीके से यहाँ रन करके चला के देख लोगे कि भाई अगर स्पार्क हो चुका है इनिशलाइज, तो वो फिर इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ CMD में आउटपुट दे देगा, जैसा कि तुम्हारे पास रिजल्टेंट आउटपुट ऐसे हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन है कि भाई मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड कर रहा है। क्लियर। तो कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं इसमें इंस्टॉलेशन के लिए, और फिर तुम क्या कर सकते हो, पाई स्पार्क को भी रन करके चेक कर सकते हो। जब स्पार्क शेल चल रहा है इसका मतलब है नेसेसरी है पाई स्पार्क। अच्छा, यहाँ CMD में हम रन करेंगे ही नहीं, ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है इस पर आगे कहीं काम तुम्हें नज़र नहीं आएगा, तुम्हारे पास कोई और सर्वर ही एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिनक्स बेस्ड है, यहाँ नहीं चलेगा कुछ भी। CMD का मतलब है मैं लोकल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। ये सब रिपीटेड है, ये पूरा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये सेटअप हो गया। असल जो कहानी है वो ये है कि हडूप कहाँ से आएगा। अभी तक तुम्हारे पास तुमने हडूप की सिर्फ एक विंड यूटिल्स की फाइल रखी है, हडूप चलेगा कैसे, उसके लिए हमारे पास एक पूरा 15 GB का सेटअप होता है, उस जिसको बोलते हैं हम HDP सैंडबॉक्स। तो ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना हाईलाइटेड, ये तुम्हारे पास तुम्हें इसको इंस्टॉल करना होगा। जब भी मैं बोल रहा था स्पेस मैटर करता है, क्योंकि ये लैब 11 में आने का मकसद यही है, 164 GB इसमें स्पेस है। हडूप को इंस्टॉल करने के बाद भी तुम्हें 164 नज़र आ रहा है, उसका मतलब है 250 तक है। तो ये 15 GB का होगा तुम्हारे पास डाउनलोडेड, और इसमें वर्जन जो है वो तुम्हारा वर्जन क्या होगा, इसमें रिक्वायरमेंट भी रखी हुई है कि क्या होनी चाहिए। वर्जन जो है जो तुम्हारे पास यहाँ सिस्टम में इंस्टॉल हुए हैं सब जगह वो ये है, तुम भी यही कर लेना 2.6.5। इस पर नहीं जाना क्योंकि इस पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वर्जन यही बेस्ट है अभी तक अपडेटेड वर्जन 2.6.5। क्लियर। तो ये वाला तुम्हारे पास पूरा डाउनलोड होगा, और इसको डाउनलोड करोगे, यहीं पर तुम्हारे पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन असल कहानी क्या है कि अब ये HDP सैंडबॉक्स जो है वो तुम्हारी विंडोज़ समझ नहीं सकती। तो उसके लिए हमारे पास हमें वर्चुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, वर्चुअल मशीन। मैंने पहली चीज़ बोली थी कि हडूप लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट है, तो हमें विंडोज़ पे लिनक्स बेस्ड चलाने के लिए वर्चुअलाइज करना पड़ेगा। यानी कि हम वर्चुअली क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एंड्रॉयड में किया था ना एमुलेटर, कि वर्चुअली हम देखना चाहें अपने मोबाइल स्क्रीन को, तो वैसे ही क्या है लिनक्स इस्तेमाल करना चाहें अगर वर्चुअली, तो कुछ ऐसे होता है।
ये करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। इसमें क्या होता है, इसमें वर्चुअली तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल विंडोज़ भी चला सकते हो। तो वही करने के लिए हम यहाँ लिनक्स बेस चला रहे हैं, यानी कि ये अलग विंडोज़ चल रही है और वो तुम्हारी अलग विंडोज़ चलेगी। और वो कैसे चलाएगा, वो ये चलाएगा जो तुम्हें अभी इंडिकेट कर रहा था, HDP सैंडबॉक्स 2.6.5। तो यही रन करवाएगा तुम्हारे हडूप को, पूरे फ्रेमवर्क को। इसमें इकोसिस्टम भी सारे हैं, सारी चीज़ें हैं, यार्न, अपाचे पिक, सब कुछ होगा इस 15 GB में, सब कुछ है। इसको तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ से इंपोर्ट करवाना होता है, जो कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास यहाँ इस लोकल में, यहाँ से जो लॉगिन किया ना, यहाँ नहीं होगा। तो उसको मैं दिखा भी दूँ कि इनिशियल स्टेट क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑरिकल खोलूँगा, यहाँ जो तुम्हारे पास स्टेट आएगी ना, यहाँ देखो ऐसी नई स्टेट आएगी। नई स्टेट दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा आएगा तुम्हारे पास, वैसा नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ सारे सिस्टम्स में, ऐसा कहीं नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर सब जगह HDP हुआ हुआ होगा। तो उसमें करना क्या होता है, यहाँ से इंपोर्ट करना होता है। ये पिक्चर में है लेकिन खुद दिखा रहा हूँ। और इंपोर्ट करके तुम्हें अपनी लोकेशन देनी होती है, तुमने अपना जो डाउनलोड करके वो कहाँ रखा है, वो पूरा सेटअप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास, तुमने क्या कर देना है, इसको इनिशियलाइज कर देना है। तो वो खुद यहाँ तुम्हें अटैच करके यहाँ दे देगा और तुम्हें सिर्फ रन करने की ज़रूरत होगी। क्लियर। और रन करने के लिए तुम्हारे पास किस तरीके से तुम रन करते हो, तो वो यहाँ पर भी करके देख सकते हो कि मैं यहाँ सिर्फ क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इस पर, पावर्ड ऑफ हुआ हुआ है, ये रन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सही। तो ये रन होगा इस तरीके से तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास पूरा जो है वर्चुअल मशीन चल रही है, यानी कि ये तुम्हारी सेकंड विंडोज़ चल रही है, जो कि तुम्हारी वर्चुअली लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट चला रही है। क्लियर, जो हडूप के लिए सपोर्टेड है। तो देखो उसने दे दिया कि भाई तुम्हारा जो है लोकल होस्ट जो है वो 4200 है, इस पर अगर चलाना चाहो तो चला सकते हो। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें यहाँ पर अंबारी वेब UI सर्वर होता है, जिसके ऊपर पूरा चल रहा होता है सेटअप। क्या चीज़ होती है अंबारी वेब UI, और तुम उसको कैसे करोगे ओपन, कुछ इस तरीके से करोगे। लॉगिन करना पड़ता है, यहाँ सारे पूरे इकोसिस्टम होंगे। कैसे करना है, 8081, और ऐसे करोगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखो 502 दे रहा है, पहली दफ़ा तुम्हें यही देगा। इसमें तुम्हें कन्फिगर करना पड़ेगा अपना पोर्ट, ये 8080 भी हो सकता है। तो ये तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से उस पर चल रहा है मेरा। तो देखो मैंने दोबारा किया रिलोड, तो वो रनिंग में टाइम ले रहा था। यहाँ अंबारी वेब UI, यानी कि यूज़र इंटरफेस है। मैं अगर यहाँ पर कमांड के बगैर देखना चाहूँ तो काम कर सकता हूँ, कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो आसान हल यही है कि हम यहाँ पर, और इसका पासवर्ड क्या होता है, सेम होता है, तुम्हारे पास भी यही होगा, maria_dev, और नीचे भी maria_dev। साइन इन करोगे, तुम्हें जितनी बातें सारी नज़र आ रही थी वो सब यहाँ, HDFS, यार्न, MapReduce 2, हाइव। तो वो जो HDP सैंडबॉक्स है, वो पूरा बॉक्स है हडूप के सिस्टम का, वो तुम्हें सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास वार्निंग बेस्ड आ रही हैं, इसका मतलब है ये स्टार्ट नहीं हुई हुई। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्शंस में आके स्टार्ट ऑल, एक एक करने के बजाय हम सारी सर्विसेज को क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, और सक्सेसफुली रिस्पॉन्स क्या होगा, ये होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल कर देगा, मतलब स्टार्ट कर देगा। इंस्टॉल तो हो ही चुका है। तो पूरी ऑल सर्विस इंस्टॉल हो जाएंगी तो 100% तुम्हारे पास ऐसे रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्लियर। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास बिग डेटा के लिए ये यहाँ पर इस तरीके से चूज़ किया गया, वरना ये पूरा लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट है, पूरा विंडोज़ पे चलता ही नहीं है, ये लिनक्स पे चलता है। तो ये वर्चुअली हम चला रहे हैं। कंपनीज़ में इसके लिए लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, जिस पे लिनक्स इंस्टॉल की जाए और उस पर पूरा काम किया जाए। क्लियर। इसमें यहाँ पर क्योंकि हम विंडोज़ चेंज नहीं कर सकते, तो हम वर्चुअली क्या कर रहे हैं, और तुम भी वर्चुअली इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और यहाँ देखो, अगर तुम्हें दोबारा बंद कर दिया, दोबारा जाना है, तो यहाँ एक रनिंग हो रहा है ऑप्शन, ये हर दफ़ा तुम्हें ऐसे नज़र नहीं आएगा, ये जब तक नज़र आएगा जब तक ये स्टार्ट नहीं हो जाता, फिर ये डिसेबल्ड हो जाएगा। क्लियर। तो
तो इस तरीके से ये पूरी तुम्हारी इंस्टॉलेशन है, उसको तुम लेक्चर को देख के पूरी इंस्टॉलेशन यहाँ पर कर सकते हो। और आखिरी कुछ 2-3 चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बता देता हूँ, ताकि तुम इंस्टॉलिंग अगर वर्चुअल बॉक्स कर रहे हो तो ऐसे करोगे। वर्चुअल बॉक्स करना होगा तो तुम्हें डाउनलोड पे जाना पड़ेगा, इसके थ्रू तुम्हें लिनक्स चलाना है, HDP सैंडबॉक्स चलाना है। तो ये तुम्हारे पास पूरा पैटर्न है। अगर HDP सैंडबॉक्स करना चाह रहे हो डाउनलोड, तो यहाँ पर आओगे इस वेबसाइट पे, और देन यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है हेयर, और यहाँ से तुम्हारे पास तुम्हें ये चीज़ डाउनलोडेबल फॉर्मेट इस तरीके से लिंक दे देगा 2.6 पॉइंट। तो तुम्हारे पास ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट हो जाएगा, और जो चीज़ मैं तुम्हें वहाँ प्रैक्टिकली दिखा रहा था ताकि तुम्हें रिलेट कर जाए, तो वो ये तुम्हारे पास है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं इस तरीके से लोकेशन रखूँ, लोकेशन कुछ भी रख सकते हो, यहाँ जो इंडिकेट हुई हुई है उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो लोकेशन मेरे पास डायरेक्टली एक्सेस होगी। यहाँ क्या है, यहाँ फोल्डर बना के रखा हुआ है, तुम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, उसको इनिशलाइज करवा सकते हो। क्लियर? और डाउनलोडेबल होगा तो ऐसा होगा, कुछ डाउनलोड होके तुम्हें नज़र आएगा, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, HDP 2.6.5। और ये खैर मैंने पूरा रन करके तुम्हें दिखाई दिया। सही। अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रही है तो वो कुछ ऐसे चेक करोगे, और तुम्हारे पास तुम्हारी सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी वो उसको यहाँ तुम्हारे पास तुम्हें इस तरीके से लोकल होस्ट 8081, अब यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा 4200। तो ये क्या कर देगा, ये शैल खोल देगा। अगर मैं 4200 पे खोलूँगा, जो मुझे इंडिकेट कर रहा था यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, तो ये अंबारी वेब UI के लिए नहीं है, ये शैल के लिए। क्लियर? शैल हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो उसमें लॉगिन करने का तरीका क्या होता है, रूट पासवर्ड डिफ़ॉल्ट जो मैं लिख रहा हूँ अभी वो नहीं होगा। पासवर्ड डिफ़ॉल्ट होता है हडूप, उसको तुम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो वो चेंज करने की इजाज़त देता है। सही। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज किया हुआ है, यहाँ पर रूट नहीं है, और शो नहीं करेगा पासवर्ड, चलते हुए दिखाएगा नहीं, तुमने टाइप कर दिया लॉगिन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ रूट पे लॉगिन कर जाएगा ये, और यहाँ तुम वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जो ये कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, क्या कि मेरा 8081 पोर्ट होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास तुम शेल से आके कर सकते हो, और वो शेल में तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड है, जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि हडूप चेंज किया है, वो पासवर्ड चेंज किया हुआ है मैंने यहाँ पर, वो भी स्टेप मेंशन है। और अगर IP चेक करनी है तो मैं उसके लिए कमांड लिख सकता हूँ इफ़ कॉन्फिग। तो IP चेक करने का एक रीज़न होता है कि मैं पोर्ट चेक करना चाह रहा हूँ, तो इफ़ कॉन्फिग लिखूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरी IP आ जाएगी, और वो IP होती है ये। सिर्फ इस पे ध्यान देना है, 172.18.0.2, यानी कि इस IP से मेरे पास सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और आगे तुम्हारे पास जो है वो दूसरा क्या है पार्ट, कि मैं दोबारा इससे भी चेक कर सकता हूँ, IP एड्रेस शो से, ऐसे भी मुझे पता चल सकता है। और पोर्ट को चेक करना है तो उसके लिए यहाँ है। अगर मैं अंबारी सर्वर को देखना चाहता हूँ जिस पे सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अंबारी सर्वर स्टेटस लिखूँगा, और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अंबारी सर्वर जो है वो चल रहा है या नहीं। और मैंने UI खोला हुआ है, इसका मतलब है चल रहा है। सही। तो देखो क्या दे रहा है, अंबारी सर्वर स्टेटस रनिंग। सही, रन हो रहा है। और अगली चीज़, मैं पोर्ट देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड है नेट स्टार्ट -TULN grep 808। ये जो सब चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं ना, ये लिनक्स है, ये विंडोज़ की कमांड्स नहीं है, ये लिनक्स बेस्ड कमांड्स हैं सारी। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास, तुम पोर्ट पे चेक भी कर सकते हो कि पोर्ट मेरा सही चल रहा है या नहीं। अगर मैंने यहाँ पर दिया तो मैं इसको यहाँ पर टेस्ट भी कर लेते हैं हम, क्या नेट स्टैट, और तुम्हारे पास क्या है -TULN, और पाइप का साइन GREP ग्रैप, और तुम्हारे पास क्या है दूसरी चीज़ 8080। तो देखो क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा। अब मैं इसको चेंज करके 8081 कर दूं, तो मेरा ऑन किस पे पोर्ट 81 पे, तो मुझे रिटर्न किस पे किया है, मुझे 81 पे किया। सही। डिफ़ॉल्ट क्या होता है 8080 पे होता है। क्लियर?
तो वो तुम्हारे पास नहीं अगर आएगा, इसका मतलब है तुम्हारा पोर्ट जो है वो चेंज है। दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे माई स्क्विल में होता था। माई स्क्विल में हम दो ही पोर्ट चेंज करते थे, यही वाले। ये होगा, और तुम सर्वर पे टेस्ट कर सकते हो कि भाई वो टेस्टिंग क्या हो सकती है। वो टेस्टिंग हो सकती है कि मेरा, अगर मेरे पास ऐसा आउटपुट आ रहा है, ये एक फ़ाइल है HTML की, अगर ये तुम्हें चेक करना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मेरा पोर्ट अगर चल रहा होगा तो मेरे पास कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, डॉक टाइप HTML। इसका मतलब है मेरी फ़ाइल आ रही है, बिल्कुल सही है। वो कैसे चेक करना है, कर्ल HTTP 127.0 क्लियर। इसको लिखोगे तुम्हारे पास, तुम्हें चेकिंग वेरिफिकेशन मिल जाएगी। वो कुछ ये फ़ाइल है, ये पूरी फाइल है, ये आ गई, इसका मतलब है सही है, पूरा सही है। अगर तुम्हें पोर्ट चेंज करना है तो पोर्ट चेंज करने के लिए तुम्हारे पास ये फाइल है कि तुम फाइल को ओपन करो, इस कमांड के थ्रू सूडो यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू तुम चेक करो प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा client.api.port। उस पर तुम अपना पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारा लिखा हुआ है उसको तुम रिप्लेस कर सकते हो 81 पे या 80 पे। क्लियर। हो सकता है 80 पे शुरू में स्टार्टिंग में 502 बैड गेटवे आए, जो शुरू में मैंने अभी रन किया था अंबारी वेब यूआई पे, वो आए। तो उसके लिए या तो इंतज़ार कर लेना, थोड़ा सा लोडिंग टाइम ज़्यादा लेता है, या फिर तुम पोर्ट चेंजिंग कर सकते हो। वो कमांड क्या है, वो कमांड तुम्हारे पास इस तरीके से और इसके लिए भी तुम्हें ये शैल यूज़ नहीं करना होता, इसको बार बार यूज़ नहीं करोगे। यहाँ से एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, अगर तुम्हें कंफर्ट लग रहा है तो यहीं से करते रहो, वरना इसको यूज़ करने के बजाय हमारे पास एक सर्वर है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं। वो कौन सा होता है, हमारा पुटी सर्वर। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि इकट्ठा तुम्हारे पास हमारी सारी चीज़ें हों, ताकि तुम पूरी सब चीज़ें रखो। तो फ्री SSH एंड टेलनेट क्लाइंट फॉर विंडोज़, यानी कि हम विंडोज़ पे जैसे CMD चलाते हैं, वैसे ही लिनक्स के लिए हम पुटी सर्वर चलाएंगे, उस पर कमांड्स लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये पुटी सर्वर जो है वो इंस्टॉल करोगे, ये भी सिंपल सा है। इसमें भी तुम्हारे पास जो पुटी, तुम यहाँ इंस्टॉलेशन अगर कंफर्म हो गई तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आया। और उसको रन करने का तरीका बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ ऐसे लिखना होता है, mariadev@localhost। पोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 22 होता है। और यहाँ से सिलेक्शन, यहाँ तुम्हारे पास अगर हो भी नहीं तो उसको डायरेक्ट ओके कर सकते हो। ओके करोगे, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऐसे आ जाएगा। जो मैंने वेब यूआई पे लिखा था वो यहाँ पर भी लिखोगे। यहाँ लॉगिन करते वक्त मैंने यही चीज़ दी थी, तो यहाँ पर भी देखो वही लिख रहा हूँ। यूज़र नेम लिखा हुआ है mariadev, और मैं यहाँ mariadev दोबारा लिख रहा हूँ। लॉगिन हो गया, लेकिन यहाँ शो नहीं करेगा, अब सर्विसेज तो नहीं आने वाली यहाँ। तो यहाँ मेरे पास देखो ऐसे आ जाएगा mariadev@sandbox। और मुझे अगर रूट पे जाना है तो कैसे जाऊँगा, जैसे वहाँ था, वहाँ डायरेक्ट था, यहाँ रूट डायरेक्ट है। मुझे अगर रूट एक्सेस करना है कुछ इंस्टॉलेशंस के लिए जो रिक्वायर्ड होगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा SU स्पेस रूट, फिर पासवर्ड मांगेगा जो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं पासवर्ड यहाँ पर डालूँगा, तो मेरे पास चेंज हो गया। देखो ये वही चीज़ है जो शेल पे चल रही है वहाँ। और पुटी सर्वर हमें क्या एक्सेस दे रहा है, एज CMD। विंडोज़ के लिए जैसे CMD होता है, वैसे ही कमांड्स रन करने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं पुटी सर्वर को, कि ताकि हम लिनक्स बेस्ड कमांड्स जो हैं वो अपनी चला सकें। क्लियर है। तो ये पूरा प्रॉपर पैटर्न है कि भाई हडूप क्या होता है, हडूप की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। तो यहाँ पूरा जो भी कमांड्स हैं वो ऐसे चलेंगी, इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा टोटली काम होने वाला है। बाकी आगे कुछ और भी सॉल्यूशन देखनी है, लेकिन पहले इसको कोशिश करना कि इसको इंस्टॉल करके देख लो, ट्राई कर लो, रख लो। तुम लोगों ने हार्ड डिस्क बढ़वाई है या अभी तक वही है, और फिर उसी पे ट्राई करो, क्योंकि हैंग होगा सिस्टम उस पर बहुत। लेकिन फिर भी देख लेना इंस्टॉलेशन